हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा। आज मैं सेकंड डे का स्टडी मटेरियल लेके आया हूँ 3GS के लिए। जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट डे में हमने कुछ स्टार्टिंग चीज़ें रीड की थी, ठीक है। तो जैसे कि 3.js के लिए हमने सीन वगैरह कैसे सेटअप करते हैं। अभी इस सीरीज़ को मैं लेके आ रहा हूँ नॉर्मल जेएस के साथ में, प्लेन जेएस के साथ में, जिससे कि हम अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकें। बाद में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा रिएक्ट जेएस के साथ में, और हम एक अच्छी लुकिंग 3D वेबसाइट्स बना सकें, 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकें। और ये वेबसाइट बहुत अच्छी उसमें है, 3D जो लाइब्रेरी है बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जिससे कि हम आगे फ्यूचर्स में जो है ना चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि 3D में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें 3D में ही चलती हैं नॉर्मली, अगर जो हमारे आई पर्सपेक्टिव पे अगर जो देखते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि 3D के लिए एक्स, वाई और जेड एक्सिस की ज़रूरत होती है, जो कि हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के अपने एग्जाम्पल पर, जो कि हमने किया है कि सीन को देखेंगे, कैमरा को देखेंगे, रेंडर को देखेंगे, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है ना बनाने का प्रोसेस उसमें देखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं। अभी हम सिंपल 3D मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एज ए क्यू की तरह लेंगे। उसके बाद में हम जो है ना चीज़ों को मैनेज करेंगे कि आगे वाले डेज में कि हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। देखिए, मैंने इस चीज़ को बना रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, बट मैं आपको समझाना चाहूँगा हर पॉइंट को डिटेल में कि कैसे जो है ना चीज़ें चल रही हैं और कैसे चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है ना। मैंने एक एरिया ले रखा है इसमें, जिसमें कि हमारा सिर्फ इसी एरिया में हमारे ऑब्जेक्ट्स और हमारा सीन जो है ना क्रिएट होगा। मैंने एक डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से इसको जो है ना पूरा कंप्लीट किया है। अब चलो देखते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ कि एग्जाम्पल पे हमारा क्या है। एग्जाम्पल पे हमने ये चीज़ें ली हैं, कुछ चीज़ें, जैसे कि हमने एक सीन क्रिएट कर लिया जो कि कोर होता है 3GS का। इसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक सीन है जिसमें कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को जो ना हम रेंडर करते हैं। सीन के बिना ऑब्जेक्ट्स रेंडर नहीं हो सकते और दिख नहीं सकते। तो सबसे पहले आते हैं हम कैमरे के ऑब्जेक्ट पर। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कैमरे के ऑब्जेक्ट पर। जैसे कि कैमरा हमारा चल रहा है यहाँ पर, तो इसमें ना कुछ पैरामीटर्स हमारे लिए गए हैं कैमरा, जैसे कि पर्सपेक्टिव कैमरा है। कैमरा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैमरा, देखिए जैसे कि यहाँ पे कैमरास दिखाया गया है। अरे कैमरा है, ठीक है ना, क्यूब कैमरा है, ऑर्थोग्राफिक कैमरा है, पर्सपेक्टिव कैमरा है, स्टीरियो कैमरा है। तो नॉर्मली जो है ना पर्सपेक्टिव कैमरा हमारे लिए यूज़ होता है अभी के लिए। अगर जो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से, जैसे कि ऑर्थोग्राफिक कैमरा का जो यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्यूब कैमरा की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी के केस में हमें पर्सपेक्टिव कैमरा की ज़रूरत है, जिसमें कि ये कुछ पैरामीटर्स इसके होते हैं कि फॉग होता है, एस्पेक्ट रेशो होता है, नियर होता है और फार होता है। नॉर्मली हमारे ये चार जो है ना इसके होते हैं, जिसमें कि ये डिफ़ाइन करते हैं, लाइब्रेरी खुद डिफ़ाइन करती है कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास 50 है। एस्पेक्ट रेशो हमारे पास 1 होना चाहिए, जिससे कि अच्छे से विजुलाइज हो सके। और नियर हमारा जो है ना डिफ़ॉल्ट 0.1 होना चाहिए, और जो है ना मैक्सिमम जो है ना 2000 का होना चाहिए। तो चलिए इसको कवर करते हैं हम एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कि कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। फॉग है कि वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू। वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि जैसे कि अगर जो हमारे सामने एक स्क्रीन है, तो हमारी आंखें उस स्क्रीन को किस एंगल तक देख सकती हैं, ठीक है ना। उस एंगल के बाद में हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं उसको। तो मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको दिखाऊंगा उसमें कि मैं अगर जो आपके साथ में चलता हूँ इस चीज़ के लिए, कि ये हमारे पास केस है, ठीक है। मैं ज़रा इसको चलता हूँ ये दिखाने के लिए कि देखिए 75 हमने ले रखा है। अगर जो मैं इसको 75 की जगह पे 180 कर देता हूँ, सपोज़ 180 करता हूँ, तो कैमरे में क्या दिखेगा।
कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब कैमरा जो है ना उसको फोकस नहीं कर पा रहा है और वो दिखा नहीं पा रहा है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमारी आंखें जो है ना क्या करती हैं, हमारी आंखें 180 के एंगल पर नहीं देख सकती। अगर जो मैं कहूँ कि मेरी आंख जैसे कि यहाँ पे है और मैं पीछे का देख सकूँ, नहीं देख सकता, मेरी आंखें एक 180 के बाद में ही दिखेंगी। तो जैसे कि अगर जो मैं कहूँ उसको 180 से मैं अगर जो 170 इसको करता हूँ सपोज़, तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 170 मतलब कि 10 उसके एंगल पे हम जो है ना चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत दूर जो जाके चीज़ें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए उसको 75 और 50 के रेशो में, मतलब 50 से 75 और 80 के आसपास का उसको रखा जाता है। चलिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ इसमें, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि सपोज़ मान के चलिए कि मैंने ना यहाँ पर 0 कर दिया, तो क्या होगा, 0 का मतलब 180 हो गया पूरा। अगर जो आप देखो मैंने जहाँ पे किया 0, ठीक है, अगर जो मैं यहाँ पे ही 180 करता हूँ तो भी नहीं दिखेगा, और यहाँ पे अगर जो मैं 360 करता हूँ तो भी नहीं दिखेगा। जैसा आप जानते हो कि 0 और 360 घूम के एक ही पॉइंट हो जाता है, ठीक है, और 180 भी मतलब एक अपोजिट हो जाता है हमारी आंखों के लिए, ठीक है ना। तो ना तो 180 पे दिखेगा, ना 360 पे दिखेगा, ना 0 पे दिखेगा। इसीलिए अगर जो हम जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे हमने 10 किया, तो 10 करने पे देखो ऑब्जेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो गया कि भैया 10 जो है ना, मतलब हमारा इतनी सारी चीज़ें जो है ना कवर हो रही हैं, सिर्फ इतना पोर्शन 10% का पोर्शन दिख रहा है ओनली, मतलब 10 डिग्री का जो एंगल है उसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर जो मैं इसी को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, आप देखते जाइए एग्जाम्पल में, ऑब्जेक्ट्स जो है ना हमें दिखना स्टार्ट करेगा कि मतलब 20 डिग्री का एंगल हमारे पास हो गया। जैसे ही हम 30 का करते हैं तो एक और अच्छे से व्यू आ गया, अगर जो हम 40 का करते हैं तो एक और अच्छे से व्यू आ गया, और हमारा 50 का कर दिया तो जैसा डिफ़ॉल्ट इन्होंने बता रखा है कि हमारे 50 पे जो है ना प्रॉपरली एक अच्छे से व्यू आता है ऑब्जेक्ट का हमारी आंखों के लिए। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एग्जाम्पल देके कि 180 0 और उस पर नहीं दिखेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एंगल जो रखना पड़ता है वहाँ पे FOB, वो स्टैंडर्ड इसमें बताया गया है। नॉर्मली जितना भी मैंने स्टडी किया है, जितना भी मैंने यूज़ किया है, तो 75 हम रखते हैं, बट जो लाइब्रेरी कहती है कि 50 जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं इस दो चीज़ों पे, ये एस्पेक्ट रेशो है। एस्पेक्ट रेशो नॉर्मली हम रखते हैं 1, ठीक है ना। तो जो विड्थ होती है विंडो की और जो हाइट होती है उसके हिसाब से हम एस्पेक्ट रेशो बनाते हैं। हम इसको अलग अलग भी बना सकते हैं एस्पेक्ट रेशो को, बट जो स्टैंडर्ड होता है वो 1 ही होता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा जैसे हमने इसमें दिखाया वैसे ही थोड़ी सी चीज़ें ठीक से नहीं दिखती हैं। अब हम आते हैं, ये एक पैरामीटर होता है नियर का और एक पैरामीटर होता है फार का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस में हमें दिख सकता है। जैसे कि अगर जो मैं एक एग्जांपल लूँ कि हमारी आँखें नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट को जैसे कि 0.1 से यहाँ से तुरंत यहीं से देख सकती हैं और 1 किलोमीटर तक देख सकती हैं। सपोज़ 1 किलोमीटर तक हमारी आंखें देख सकती हैं किसी ऑब्जेक्ट को। लेकिन क्या होगा कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा तो वो बहुत छोटा सा दिखेगा हमें, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास आता जाएगा तो वो हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता जाएगा। तो उसको हम एज ए कंसिडर करते हैं जेड एंगल, मतलब जो हमारे x/z होते हैं ना, तो जेड एंगल जो जेड एक्सेस होता है हमारा, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो वो जितना ज़्यादा हमारा दूर चलता चला जाएगा उतना ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं ना थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको लेके चलता हूँ कि मैं इसको ना 1 कर देता हूँ यहाँ पे सपोज़, तो क्या होगा देखिए, गायब हो गया, ठीक है। अब इसका भी एक रीज़न है गायब होने का। अगर जो मैं यहाँ पे 10 कर दूँगा सपोज़, यहाँ पे मैं 10 कर दूँगा तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम देखते हैं। देखो आपने मैंने जो एंगल ले रखा है जेड एक्सिस मैंने ले रखा है, वो जेड एक्सिस मैंने यहाँ पे ले रखा है। अगर जो मैं जेड एक्सिस को अभी अगर जो यहाँ पे 15 कर देता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट मेरा दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एस्पेक्ट जो नियर और फार का जो डिस्टेंस है
वो 0.1 से और 0 मतलब 10 तक हमने दे रखा है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे जो डिस्टेंस कर रखी है उसकी वहाँ पे कहाँ पे कर रखी है 15 पे, तो वो हमें दिखेगा ही नहीं। अगर जो मैं उसको आपको कहूँ कि 11 पे भी अगर जो कर दूँ ना मैं, तो भी नहीं दिखेगा। अब मैं करता हूँ इसको 10 पे, मैंने 10 का एग्जाम्पल देखो, 10 पर जितना भी हमारा दूर है वो दिख रहा है, ठीक है ना, कट रहा है वो दिख रहा है, लेकिन ठीक है ना। तो ये क्या है कि नियर एंड फार, इसका रिलेशन डायरेक्टली होता है हमारे जेड एक्सिस के साथ में, जो कैमरा की जो पोजीशन होती है उसके साथ में, ठीक है ना, कि कितना हमारा चीज़ें ये चल रही हैं। इसीलिए इसको रखा जाता है, स्टैंडर्ड जो इसका रखा जाता है 2000, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारे जहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे वो रखा गया है जेड एक्सेस हमारा, उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिखेगी। अगर जो मैं कहूँगा इसको कि 1000, सॉरी, अगर जो 1000, तो भी अगर जो आप देखोगे ना छोटा छोटा दिख रहा है, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, ठीक है ना। अगर जो मैं इसको 100 कर देता हूँ तो आप देखोगे कि दो ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं अभी के केस में। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा इसकी जो डिस्टेंस है वो उतनी तक जा सकती है, उतने तक हम देख सकते हैं जितने तक हमने फार को डिसाइड कर रखा है, फार को डिफाइन कर रखा है हमारे कैमरा वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं कि ये हमारा जो पैरामीटर्स होते हैं, इस पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है और जेड एक्सिस जो होता है हमारे पास उसका क्या मतलब होता है, उसके रिलेशंस क्या होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब हमने जैसे कि इसको समझा दिया उस चीज़ के लिए कि हाँ हमारा क्या चीज़ें हैं इसमें। अब मैं इसको एक नॉर्मल उसमें लेके चला आता हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड है कि हमारी हम कहाँ पे चीज़ों को दिखाना चाहिए, कहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो मेरे को लगता है कि जो मैंने समझाया है शायद वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट को मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा के समझाया है कि कैसे जो है ना ऑब्जेक्ट्स हमारे दिखते हैं कैमरा के एरिया में, और कैसे हमारी आई जो है ना एक किसी डिग्री पे, किसी एंगल पे जो है ना देख सकती है, जैसे कि 180, 360 और 0 एंगल पर नहीं देख सकती है। और उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारा एंगल जो है ना, डिग्री जो है ना उसकी कम होती है, ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स की जो ना पोजीशंस कि कहाँ पे हमें दिख रही है और कहाँ पे नहीं दिख रही है, वो सब वहीं से मैनेज होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एक रेंडर। तो रेंडर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें दिखाने के लिए एक रेंडर की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हम WebGL रेंडर का यूज़ करते हैं। और WebGL रेंडर डायरेक्टली जो है ना WebGL लाइब्रेरी को यूज़ करता है, जिससे कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें अभी के केस में, क्योंकि हम 3GS लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं। और 3GS लाइब्रेरी इंटरनली WebGL को इम्प्लीमेंट पहले से की हुई है, जिससे कि ये हाई लेवल लाइब्रेरी बन जाती है और वो जो है ना WebGL लो लेवल लाइब्रेरी होती है उस चीज़ की। अब हम आते हैं हमने एक एरिया, ये मैंने कुछ अपना चीज़ें बना रखी हैं जिससे कि मैं ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे मेरे को दिखाना है। तो ये एक एरिया जो है, ये एरिया नॉर्मली मैंने क्या किया हुआ है कि ये वाला जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक एरिया है, इस ब्लैक एरिया को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और इसको लेके इसी के अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ों को कंसिडर किया है, जिससे कि इसी के अंदर वो जो है ना रेंडर हो सके। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है ना हमने कि ये जो है ना रेंडर यहाँ पे हो रहा है और ये यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है ना। अगर जो ये नहीं होगा तो ये बॉडी के अंदर रेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर जो ये हमारे पास डिप होगी उसके अंदर तो ये इसके अंदर रेंडर हो जाएगा। तो रेंडरिंग मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक एग्जांपल अपना जो है ना, जो यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दी, तो उसके हिसाब से मैंने एक एरिया बना लिया है जिसमें कि ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। अब आते हैं हम कि हमने एक जियोमेट्री ले ली। जियोमेट्री का इन द सेंस क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए एक जो है ना पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। ज्योमेट्री में बॉक्स ज्योमेट्री हमने ली है, इसमें अगर जो हम कोई भी पैरामीटर्स भी डिफाइन नहीं करेंगे तो भी ये 1 ही बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। अब उसके बाद में हमने एक मटेरियल ले लिया कि हम क्या दिखाना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। तो हमने मटेरियल में हमने लिया है अभी कलर लिया है ओनली, और कलर में भी हमने ग्रीन कलर लिया है। अगर जो हम इसको चेंज करेंगे तो वहाँ से उसका ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि मैं अगर जो रेड करना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ,
कि RGB के फॉर्मेट में इसको ले लेता हूँ तो ये रेड हो गए। अगर जो मैं यहाँ पे सेकेंड मतलब उसको GB लगा देता हूँ तो ये देखिए दोनों कंबाइन हो गए, मतलब येलो बन गया। अगर जो मैं इसी को अगर जो F कर दूंगा और तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जैसे कि मान के चलो कि मैंने ग्रीन ही ले लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। अभी के केस में मैंने इसको ग्रीन ही ले लिया जैसे कि। अब जैसे कि हमने टॉपिक लिया है कि हम सीन के बारे में देखते हैं, तो सीन तो एक नॉर्मल है जिसमें कि बिना सीन के कुछ होगा नहीं। कैमरा हमने समझा दिया। रेंडर जो है ना है कि उसको रेंडर करने के लिए जो भी हमारे मटेरियल है, जो भी हमारे पास ज्योमेट्री ली है, उसको हमें रेंडर करना है, ठीक है। तो हमें रेंडर की ज़रूरत होगी जिसके के WebGL का यूज़ किया जाता है रेंडर के अंदर। अब हमारे पास आता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो हमारा मेन फोकस है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे आज। तो सपोज मान के चलिए कि हमने एक क्यूब बनाया है सपोज, तो जैसे कि मान के चलिए कि हमने क्या किया कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर जो करने हैं तो क्यूब काउंट हमने ले लिया है कि 2 हमें क्यूब बनाने हैं और 2 क्यूब में हमें स्पेसिंग दे देनी है 3। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया है उसके साथ में, जिससे कि हम मल्टीपल क्यूब्स को कंसीडर कर सकें। तो यहाँ पे देखे जो फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट होता है कि स्टार्टिंग है और हमारा काउंटर कितना चल रहा है और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने ये चीज़ें की। अब इसमें क्या किया कि मैश कर दिया हमने उसको। मैश का तरीका है कि जो हमारा जियोमेट्री ली गई है और जो हमारा मटेरियल लिया गया है, उनको मटेरियल को और ज्योमेट्री को इस फंक्शन के अंदर अगर जो पास करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। और वो ऑब्जेक्ट हम किस पोजीशन पर रखना चाहते हैं, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को हमने यहाँ पे मैनेज किया है। उस जैसे कि हमने क्यूब इसका नाम दिया, तो क्यूब को लेके फिर हमने सीन में ऐड कर दिया, ठीक है ना। क्यूब को लेके हमने एक सीन में ऐड कर दिया और नीचे अगर जो आप देखेंगे इसका थोड़ा सा मैंने एक एनिमेशन दिया है इसको, ठीक है ना, जिससे कि हमें चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स जो है ना मूव होते हुए, क्यूब जो है ना मूव होते हुए दिख जाए। बट अभी के केस में मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करूँगा कि मैंने क्यू को ले लिया और क्यू की जो पोजीशन है वो एक्स पोजीशन, क्योंकि एक्स ऐसे चलता है, ठीक है, और बाई ऐसे चलता है और जेड उसके डेप्थ में चलता है, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलो कि ये चला एक्स और ये चला बाई, ठीक है ना, और ये डेप्थ गया जेड। तो हम क्या करते हैं कि एक्स की साइड में लेते हैं। तो एक्स की साइड में मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिया, क्योंकि अगर जो मैं एक्स नॉर्मली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना कैमरा क्या कंसीडर करता है कि कैमरा करता है इस मेन पॉइंट को, बीच मिडिल पॉइंट को जो है ना कंसीडर करता है। तो जब भी अगर जो क्यूब बनेंगी तो मिडिल पॉइंट से बनेंगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक लॉजिक चेंज किया है कि मिडिल पॉइंट से ना लेके मैं लेफ्ट साइड से भी थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया इसके अंदर कि जो आई है, जो हमने कंसीडर किया है आई से जो क्यूब काउंट है, ठीक है, उसमें से 1 घटा दिया मैंने, ठीक है, और तो 1 हो गया और 1 0 में से 1 गया तो -1 चला गया। इसका मतलब है कि -1 इधर जाना है और उसको जो भी हमारे पास जैसे कि 2 है और 1 2 1 तो 1 रह गया, 1 को डिवाइड किया मैंने 2 से, ठीक है। 1 को अगर जो मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो कितना रहेगा 0.5, ठीक है। अब 0 है मेरे पास आई, तो आई में से अगर जो 0.5 चला जाता तो -0.5 हो गया। अब उसके बाद में हमारे पास स्पेसिंग मैंने दे दिया 3, ठीक है, 3 स्पेसिंग दिया है तो 3 मल्टीप्लिकेशन 0.5 -1.5 हो गया। तो -1.5 इसका मतलब है कि जो सेंटर पॉइंट है हमारा, सेंटर पॉइंट से -1.5 माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा हमारा, और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा। तो उसके बेसिस पर हम इसको इधर लेफ्ट साइड में दिखा सकते हैं और दूसरे वाले क्यूब को हम राइट साइड में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कैलकुलेशंस उसकी होंगी डायनेमिकली, उसके हिसाब से उसकी एक्स एक्सिस जो है ना बढ़ जाएगी उसमें, ठीक है। अब हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में पोजीशन जेड इक्वल टू 5, ठीक है। पोजीशन जेड जो कैमरा की पोजीशन है जेड हमने जो है ना 5 कर दिया, जिससे कि हमें ये ऑब्जेक्ट जो है ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्रॉपरली दिख सके। जैसे ही मैं इसको अगर जो 15 करूँगा सपोज मान के चलो, तो छोटे छोटे दिखना, मतलब दूर पहुँच गया वो, ठीक है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ट्रैवर्जल है इसका, एक जो सीन का जो फंक्शन होता है वो ट्रैवर्जल, तो वो जो है ना ऑब्जेक्ट इज मैस। अगर तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो आ रहा है इसके अंदर, जो हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये मैस का ऑब्जेक्ट है जो हमने सीन में पास किया गया, तो मैस का ऑब्जेक्ट है। तो सीन के अंदर जो ट्रैवर्स हुआ है, जितने भी जो ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो है ना ये लेगा, ठीक है ना, और एक एक ऑब्जेक्ट को ये चेक करेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना मैस का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर जो वो मैक्स का ऑब्जेक्ट है तो उसको रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। अभी के केस में जैसे कि आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों के फॉर्मेट में दोनों एक्सिस पे ना एक रोटेट हो रहा है। अगर जो मैं इसको कहूँ कि यहाँ पे वाई एक्सिस को मैं वो कर दूँ, तो देखो अगर जो आप देखोगे आप एक्स एक्सिस के जो है ना फॉर्मेट में, जैसे कि ये चल रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के फॉर्मेट में रोटेट कर रहा है। जैसे कि एक्स है तो ऑब्जेक्ट ऐसे करके उसी के राउंड रोटेट करता रहेगा। अब वो वाई के रोटेट नहीं करेगा, जो वाई एक्सिस होता है उसका रोटेट नहीं करेगा। अभी अगर जो मैं इसको जैसे कि इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ, तो देखो अभी ये वाई के एक्सिस के अराउंड जो है ना ऑब्जेक्ट जो है ना मूव होना स्टार्ट हो गए, रोटेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसीलिए अगर जो हमें क्यू के फॉर्मेट में रखना होता है, क्यू की हर इसमें इधर साइड को अगर जो दिखाना होता है तो हमें दोनों एक्सिस को मूव कराना होता है, एक साथ रोटेट कराना होता है, जिससे कि हमें इसका एक्सिस भी और उसका एक्सिस भी हमें देखने को मिल जाए, साइड्स देखने को मिल जाए उसकी, ठीक है। तो ये है मल्टीपल रेंडरिंग ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, ठीक है ना। तो आज की डेट में हमने सीखा इस चीज़ को कि हम कैसे जो है ना चीज़ों को, होपफुली जो मैंने आपको बताया है एक कैमरा के बारे में कि क्या जेड एक्सिस और कैसे जो है ना हमारी आंखों का डिग्री के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे दिखता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी है। होपफुली देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी अगर जो आपको समझ में नहीं आता है वो मेरे को अपडेट कीजिएगा, मैं इसको गिटहब पे डाल दूंगा और लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको इसके साथ में, जिससे कि आपको जो है ना इसको ईजिली जो है ना डेली आप जो है ना उसको पुल कर सकते हैं और चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। मेरा चैनल है यूट्यूब का चैनल जो कि लेट्सिमस नाम से है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा एक चैनल है जिसमें सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलना स्टार्ट होंगी। मैं एक डेवलपर हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें अब डेवलप यहाँ पे एक वीडियोस जो है ना क्रिएट करना स्टार्ट किया है। तो आपका अगर जो प्यार मिलता रहेगा तो मैं और सारी वीडियोस क्रिएट करता रहूँगा इस पर्पज़ के लिए। तो धन्यवाद आप लोगों के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।